स्वागत है आप सभी को एनएसएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किए थे, जिस यूनिट का नाम था स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम था? स्थिर वैद्युतिकी नाम था। और उस स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत 2 चैप्टर आते थे, जिसका नाम था पहला विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आइए थोड़ा जो भी पढ़े हैं पहला वीडियो में, आइए थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जाने थे। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? तो हम बताए थे स्थिर का मतलब क्या होता है, विराम, और वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है, आवेश। मतलब कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश के बारे में पढ़ते हैं, और वो आवेश कैसी होनी चाहिए, तो विरामावस्था में होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आवेश के बारे में पढ़े थे। उसके बाद क्या पढ़े थे? आवेश के बारे में पढ़े थे। आवेश के बारे में क्या बताए थे? आवेश जो है ना, किसी भी वस्तु का, पदार्थ का गुण होता है, ना कि कोई पदार्थ होता है, कोई व्यक्ति होता है। तो आवेश के बारे में परिभाषा क्या बताए थे कि मतलब कि आवेश जो होता है ना, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है या उसका उत्पन्न करता है, वही विद्युत आवेश कहलाता है। और दूसरा परिभाषा और बात पढ़ाए थे कि जो विद्युत धारा होता है और जो समय होता है, इन दोनों का गुणनफल जो है ना, विद्युत आवेश कहलाता है। और इसके एसआई मात्रक पढ़े थे। क्या चीज़? विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा और समय का क्या हो जाएगा, सेकंड, यानी एम्पियर सेकंड बताए थे। और इस एम्पियर सेकंड को कूलॉम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कूलॉम कहा जाता है। इसीलिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलॉम होता है। और पढ़े थे कुछ, इसका जो बीमा होता है एटी होता है। क्या होता है? एटी। और सबसे खास बात ये पढ़े थे कि कौन सी राशि है, तो ये आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। और कुछ पढ़े थे, आइए देखते हैं। और पढ़े थे क्या कि एक कूलॉम जो आवेश होता है, इससे पहले और कुछ जान लेते हैं। आवेश का जो सीजीएस मात्रक बताए थे आपको, ये क्या बताए थे? जो सीजीएस मात्रक बताए थे वो बताए थे, क्या बोला जाए, होता है ESU। ESU बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसी का नाम है एक दूसरा बोला जाता है फ्रैंकलिन। क्या बोला जाता है? फ्रैंकलिन। आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है क्या होता है? ESU या फ्रैंकलिन होता है। और एक कूलॉम में कितना बताए थे? 3 × 10⁹ ESU बताए थे। अगर ये उल्टा पूछ दे एक ESU में कितना होता है, तो बताए थे आपको 3.34 × 10⁻10 कूलॉम, या -10 को आप क्या बोल सकते हैं, एंगस्ट्रम बोल सकते हो। एक और फार्मूला होता है जो कि आप लोगों को हम नहीं बताए थे, आइए यहाँ पर भी जान लेते हैं। 10 कूलॉम में होता है 1 EMU। EMU का मतलब क्या होता है भैया? EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी विद्युत चुंबकीय इकाई। विद्युत चुंबकीय इकाई याद रखना। 10 कूलॉम स्टार फार्मूला है, 3 स्टार फार्मूला, एग्जाम में लड़ेगा 100%। 10 कूलॉम मिलकर 1 EMU बनता है, विद्युत चुंबकीय इकाई, EMU का मतलब। और क्या जाने थे? इसके बाद और जाने थे, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे होता है। और बताए थे एक फैराडे के अंदर कितना होता है? 96,500 कूलॉम होता है। ये सारा चीज़ पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? और पढ़े थे आवेश के बारे में। आवेश के प्रकार पढ़े थे, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। और एक ऐसा अवस्था होता है जो उदासीन होता है। इस धनात्मक के अंतर्गत क्या आता है? प्रोटॉन आता है। और ऋणात्मक के अंदर क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन आता है। हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़े थे 9.1 × 10⁻31 kg पढ़े थे। और इसकी खोज कौन किया था? तो खोज जो था जे थॉमसन किया था। क्या कौन किया था? जे थॉमसन किया था। और पता दे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलॉम होता है। दूसरी बात इधर आता है प्रोटॉन पर। प्रोटॉन के बारे में क्या बताए थे? इस पर जो चार्ज होता है कितना होता है? प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलॉम होता है। बस अंतर इतना ही है, इस पर माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है ये प्लस चार्ज होता है। इसके द्रव्यमान की बात की जाए प्रोटॉन की, तो कितना होता है? 1.672 × 10⁻27 kg होता है। एक न्यूट्रॉन के बारे में आपको पढ़ाए थे। न्यूट्रॉन जिसका द्रव्यमान कितना होता है? द्रव्यमान कितना होता है? 1.674 × 10⁻27 kg ये होता है। अब देखिए प्यारे दोस्त, जो सबसे भारी जो होता है वो कौन होता है? तो न्यूट्रॉन। सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। और सबसे हल्का कौन होता है? तो हल्का जो है इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात आपको बताए थे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर
प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर जीरो चार्ज होता है, यानी वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में। और कुछ पढ़े थे कि कोई भी परमाणु जो होता है वो विद्युत रूप से क्या होता है, विद्युत रूप से वो उदासीन होता है। कोई परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। एग्जाम्पल आपको दिए थे सोडियम 1123, यानी Z बराबर P बराबर E पढ़े थे। यानी जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी जो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 इसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। बस इसमें इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस जीरो, यानी क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो कोई भी परमाणु जो होता है वो क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। इसके बाद हम लोग और फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला क्या पढ़े थे, Q बराबर, जो IT एक फार्मूला बता दिया आपको, और एक और फार्मूला आपको पढ़ाए थे Q बराबर N पढ़ाए थे। यहाँ से हम लोग LHS LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होनी चाहिए, यानी N बराबर क्या पढ़े थे, IT पढ़े थे। तो यहाँ से N निकाले थे क्या चीज़, IT बटा में E पढ़े थे। ये बताए थे आपको। ये जो फार्मूला है ये 5 स्टार फार्मूला है, ये फार्मूला 5 स्टार फार्मूला है। तो हम लोग पिछले के वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। ये दोस्तों ये रिवीजन, ये है रिवीजन करने का तरीका। आपको हर वीडियो में हम आपको ऐसा ही जो जैसे पिछला वीडियो में पढ़ाए थे तो अगला नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, रिवीजन करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये हुई रिवीजन की बात, ये हुई रिवीजन की बात। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये फार्मूला पढ़ाते हैं, इसी फार्मूला पर आइए एक क्वेश्चन बनवा देते हैं। क्वेश्चन आता है 1 कूलम के अंदर या 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो प्यारे दोस्त फार्मूला लगाइए आप। फार्मूला क्या बताया आपको, Q बराबर NE। Q क्या है, आवेश। आवेश कितना है, 1 कूलम। 1 कूलम बराबर NE। E का है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको कितना बताए हैं, 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम बताए हैं। यहाँ से आपको N निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इधर ये गुना में है, इधर क्या है, गुना में है। इधर आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में, यानी 1/1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अब ध्यान दीजिए, 1 में आप 1.6 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, देखिए पॉइंट है ना, एगो जीरो दीजिए यहाँ पर, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये नीचे हो जाएगा 16, ऊपर हो जाएगा 10। भाग दीजिए आप। जब आप भाग दीजिएगा तो क्या होगा, एगो और पॉइंट दीजिए तो हो जाएगा ये 100, तो 16 छके 96, कितना बचेगा 4, 4 पर जीरो दीजिएगा, 16 दूनी का 32, और बचेगा 8, और 16 पचे 80, और गुना ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 के पावर 19। ये हो जाएगा 0.625। जब आप इस पॉइंट को उधर कीजिएगा 6.25, जब पॉइंट को उधर किए तो ये वाला क्या हो जाएगा, पावर एगो घट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इस फार्मूला, यानी जो 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया है कि 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में 2026 के एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन आएगा। 1 कूलम के अंतर्गत कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। आइए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं, आवेश के विशेषता के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो हमारा अगला जो होगा कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे आवेश की विशेषता। क्या पढ़ेंगे दोस्त, आवेश की विशेषता, आवेश की क्या क्या क्वालिटी है। आइए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको तो बताइए दिए हैं, आवेश जो है 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो प्लस चार्ज होता है, यानी धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, और एक माइनस चार्ज होता है जो कि ऋण आवेश होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है।
ध्यान समझिएगा दोस्त, ये जो सजातीय आवेश, सजातीय बोले तो समान आवेश, अगर प्लस प्लस चार्ज इकट्ठा रहेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा बताए हैं, सजातीय आवेशों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। क्या होगा दोस्त, तो यहाँ से हो जाएगा सजातीय में प्रतिकर्षण, या इसी का ही दूसरा नाम क्या है, विकर्षण। ये प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ये जो सजातीय है ना, सजातीय बोले तो समान आवेश, ये समान, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन जब विजातीय होगा, विजातीय का मतलब अलग अलग, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, जब इन दोनों इकट्ठा रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण होगा। सजातीय में प्रतिकर्षण और विजातीय में क्या होता है, आकर्षण होता है। आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पॉइंट 3 है हमारा, पॉइंट 3 जो होगा आपको बताते हैं कि बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती है। बड़ा बढ़िया लाइन है दोस्त, समझिएगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होता है लोगों को। बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका मतलब ये कि अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर आवेश जाएगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो जाएगा द्रव्यमान के साथ जाएगा, न कि केवल आवेश जाएगा, आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी जाएगा। यही बात बताए हैं, बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हमें आवेश देना है तो केवल आवेश नहीं जाएगा, उस आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी जाइएगा। आइए थोड़ा इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अभी दशहरा का सीजन है, आप जाएंगे मेला घूमने तो आप अपने पॉकेट में पैसा लेकर जाएंगे ना। मान लीजिए आप जाइएगा, छोला खाइएगा, समोसा खाइएगा, जलेबी खाइएगा और तरह तरह की मिठाइयाँ खाइएगा, झूला पर झूलिएगा, तो भाई पैसा आपको लगेगा ना। तो वही आप तो जा ही रहे हैं मेला घूमने और अपने साथ साथ पैसा को भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है बिना पैसा के इस जिंदगी में कुछ भी ना है। यही बात है कि बिना द्रव्यमान के मतलब कि आवेश के साथ साथ क्या जाएगा, द्रव्यमान भी जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे इस बात को। आइए अब हम लोग नेक्स्ट बात जानते हैं। नेक्स्ट बात क्या है, पॉइंट नंबर 4, किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। यानी कोई भी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है, इससे कम संभव नहीं है, इससे अधिक संभव है लेकिन इससे कम संभव नहीं है। आते हैं पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। पॉइंट 5 क्या है, तो पॉइंट 5 होगा, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं Q बराबर ANE में एन का मान जो है, एन का मान दशमलव या भिन्न में संभावना है। यानी जो एन होगा वो क्या होगा, वो पूरा अंक होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 होगा। अच्छा ये बता देगा आपको Q बराबर एन फार्मूला बना किसे, Q बराबर एन फार्मूला बना किसे। मेरे प्यारे तो समझिएगा, ये एन का है, ये एन है नंबर, संख्या। अच्छा ध्यान दीजिए ना, आप दुकान पर जाते हैं ना, आप क्या कहते हैं, मान लीजिए आपको चीनी खरीदने गए हैं आप, तो बोलते हैं अब हमें 2 केजी चीनी चाहिए। क्या बोलते हैं, 2 केजी चीनी चाहिए। केजी का है द्रव्यमान है और एन का है नंबर है। वैसा ही ई का है इलेक्ट्रॉन का आवेश है और एन क्या है, तो नंबर है। ऐसा करते समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट बात, इसकी विशेषता क्या है। तो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है कि जो आवेश होता है, आवेश ये क्या होता है, ये क्वांटीकृत होता है। आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। तो ये रही 6 पॉइंट आवेश की विशेषता के बारे में। पहला क्या बताएं कि आवेश जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक सजातीय, एक क्या होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। दूसरा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, जबकि विजातीयों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तीसरा पॉइंट जाने कि बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जा सकती है। और चौथा पॉइंट आपको बताएं
क्या बताएं, Q बराबर एनी में जो n का जो मान होता है वो पॉइंट में दशमलव में नहीं होता है, वो पूरा पूरा अंक होता है, 1 2 3 डॉट 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 n तक होता है ऐसा। और अगला बात क्या बताएं, अगला जो आपको बताए हैं किसी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। और अगला बात बताएं आवेश क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। क्या होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है। चलो हमारा अगला पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, 7 कहता है क्या चीज कि किसी वस्तु में 1 कूलम आवेश उत्पन्न करने के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुना 10 के पावर 18 होती है। मतलब कि अगर किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देंगे तो उसमें स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, मतलब कि वही बात पूछ रहे हैं 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना होता है 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, जो अभी आपको पीछे सिद्ध किए हैं हम। और पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, पॉइंट 7 कहता है 7, हाँ ये 7 है और ये वाला क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। पॉइंट 8 कहता है क्या, तो ये कहता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम पर केजी होता है। ये दोस्तों समझिए विशिष्ट आवेश आपके एग्जाम में पूछा है, जाइए आप अपना क्वेश्चन में निकालिए। इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है वो कितना होता है 1.8 गुना 10 के पावर 11 कूलम पर केजी होता है। अब विशिष्ट आवेश होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला है आवेश बटा में क्या चीज, द्रव्यमान। कोई भी निकालना हो, इलेक्ट्रॉन का निकालना हो, प्रोटॉन का निकालना हो, न्यूट्रॉन का निकालना हो, आप निकाल सकते हैं। तो आवेश बटा द्रव्यमान ये किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का ना, इलेक्ट्रॉन का निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19, और यहाँ से हो जाएगा द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 होता है। जब आप भाग दीजिएगा तो आएगा कितना, आएगा आपका 1.8 गुना 10 के पावर 11। अब देखिए ऊपर क्या है आवेश, आवेश का मतलब क्या हो जाएगा कूलम, और नीचे क्या है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा केजी। तो ये हो जाएगा कूलम पर केजी। अगर आपके आगे वाला एग्जाम 2026 में अगर आपसे पूछ दे कि विशिष्ट आवेश का मात्रा क्या होता है, तो क्या होता है कूलम पर केजी। अगर बीमा भी पूछ दे तो बीमा क्या होगा, केजी का बीमा क्या होता है एम, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम इनवर्स, और आवेश का क्या होता है एटी। तो ये होगा विशिष्ट आवेश की बीमा। तो ये रही आवेश की विशेषता 8 पॉइंट। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आता है जो 2 नंबर में, उससे थोड़ा देख लेते हैं। हम जो है क्वेश्चन आगे ही से लिख कर लेकर आए हैं कि अगर आपको समझाने की एकदम कोशिश करूंगा अच्छे से, आपको कोई दिक्कत ना हो। हम इसलिए पहले से क्वेश्चन लिख कर आए हैं कि लिखने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग रहा है, और ये क्रैश कोर्स है। जब पूरा लिखने ही में समय दे देंगे तो समझाएंगे कब, समय काफ़ी कम है। समय कम के कारण हम क्या करते हैं स्लाइड पर पहले से लिख कर आते हैं और आपको समझा देंगे। हाँ अगर आपको समझ में ना आए तो आप बोलिए हाँ भैया हमको समझ में ना आए। आगे ध्यान दो, क्वेश्चन है हमारा कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाती है, क्यों? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझिए, 2 को वस्तु है, मान लीजिए अब क्या बताया आपके, मान लीजिए ना यहाँ पर हमारे हाथ में 2 मार्कर है, जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे, इसे रगड़ेंगे तो क्या होगा, जिसे 2 पत्थर को आपस में रगड़ते हैं क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। उस ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद क्या होता है, कितना तितकी फेंकता है। पहले के ज़माने में जो लोग थे क्या करते थे, पत्थर को रगड़ रगड़ कर क्या करते थे, आग जलाने की कोशिश किए थे और आग जलाए थे। तो जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, और वो ऊष्मा जो है, जो ये इस वस्तु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस ऊष्मा को क्या कर लेते हैं,
ग्रहण कर लेते हैं, और जब ग्रहण कर लेते हैं तो ये पदार्थ में के इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में और इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में क्या हो जाता है, एक दूसरे में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो स्थानांतरित हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसे मान लीजिए इस वस्तु से वस्तु इसमें आया इलेक्ट्रॉन, तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनात्मक प्रकृति के हो जाते हैं, और जिसमें जाते हैं वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाते हैं। आइए फिर से समझते हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो क्या बताएं। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, वहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जिस पदार्थ को रगड़ा जाता है इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वो जो ऊष्मा उत्पन्न हुआ उस ऊष्मा को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रहण कर लेते हैं तो ग्रहण करने के बाद इसमें का इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में और इस वस्तु का इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में जाता है, यानी एक दूसरे से क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है इलेक्ट्रॉन। जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो धनात्मक प्रकृति के होते हैं, और जिसमें चले जाते हैं वो ऋणात्मक प्रकृति के हो जाते हैं। देखो यही बात लिखवाए हैं, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ये ऊष्मा जो है इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होता है, अवशोषित कर ली जाती है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो जो है धनावेशित, जिससे जाएगा, मान लीजिए आप कर्ज दीजिएगा किसी को तो आप तो धनात्मक है ना, आप में वृद्धि हुई ना, तो आप धनात्मक है, धनावेशित है, तो जिस इलेक्ट्रॉन से निकला है जिसके पास ज़्यादा होगा वही होगा देगा, तो जिससे निकलेगा वो धनावेशित, और जिस वस्तु में जाएगा, आप जैसे मान लीजिए ना, हम आपको कर्ज दिए, हम आपको कर्ज दिए, हमारे पास ज़्यादा है तब न दिए, तो हम दिए हमारे पास ज़्यादा है तो हम क्या होंगे, धनावेशित होंगे, यानी जो देगा वो धनावेशित होगा। आप लिए, आपके पास आपको पैसा की जरूरत थी, यानी आप क्या थे, ऋणात्मक हुए, आप पैसा लिए तो क्या हुए, ऋण में हो जाए, कर्जा में आप हो गए। तो वही जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो धनात्मक प्रकृति का होता है, और जिस वस्तु में जाएगा वो वस्तु क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक प्रकृति का हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है 2 नंबर का, आइए थोड़ा इससे भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुएं आवेशित हो जाती है तो इनके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिसे मान लीजिए अभी पीछे का जो क्वेश्चन, जब दोनों आवेशित हो गया तो क्या इनके द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ एकदम पड़ेगा, क्योंकि आप अभी पीछे पढ़ के आए हैं, जो आवेश की विशेषता पढ़ा रहे थे, बताए हैं बिना आवेश के नहीं, बिना द्रव्यमान के आवेश की कल्पना नहीं की जाएगी, यानी आवेश के साथ साथ क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी जाएगा। तो आप बोलिए, देखिए आंसर लिखिए, हाँ आवेशित वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा द्रव्यमान पर प्रभाव पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन एवं द्रव्यमान क्या होता है, दोनों घट जाता है। धनावेशित तो अभी बताए, जो देगा तो क्या होगा, उसमें कमी होगा, देगा आवेश देगा, और आवेश के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन बोले तो आवेश भी जाएगा। तो क्या हुआ, इसके जो देगा तो क्या हो जाएगा, कमी, और देता है जो क्या कहता है, धनावेशित। यानी धनावेशित में क्या होता है, धनावेशित में इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान की कमी हो जाती है, यानी घट जाता है। आज जो लेगा वो ऋणात्मक होगा, ऋणावेशित होगा, और जो लेगा ना तो उसमें क्या हो जाएगा, आवेश एवं द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। मेरे प्यारे दोस्त समझिए, आवेश जब भी जाएगा तो आवेश के साथ साथ द्रव्यमान भी जाएगा। द्रव्यमान जाएगा तो जो धनावेशित होगा, धनावेशित कौन होगा, जो त्याग करेगा, तो जो त्याग करेगा वो धनावेशित है। और धनावेशित यानी त्याग किया तो उसके पास क्या हुआ, आवेश गया है, वो दिया है, तो आवेश की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जब आवेश की कमी हो जाएगी तो द्रव्यमान की भी कमी हो जाएगी। और जो लिया है तो ऋणावेशित, तो ऋणावेशित के पास क्या है, वो लिया है, तो लिया है तो आवेश के पास उसके आवेश क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी, उसके पास द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। तो ये है 2 नंबर का क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आवेश के गुण धर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आवेश के गुण धर्म। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा अपने कॉपी पर, नोटबुक पर, आवेश के जितना भी पढ़ा रहे हैं इस सबका एक कॉपी बना लीजिए, फेयर बना लीजिए, सारा चीज़ को पॉइंट करते हुए
आगे बढ़िए, आपके साथ पूरा मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा, सारा चीज को नोट करते हुए चलिए। आवेश के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म समझिएगा ध्यान से। यहां से क्वेश्चन 2 नंबर का पक्का आएगा 100%। पहला गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे योज्यता का नियम, योज्यता के नियम। योज्यता का नियम क्या कहता है, आइए समझिए। तो योज्यता का नियम कहता है किसी वस्तु पर उपस्थित, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु पर उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब कि कोई भी वस्तु हो उस पर अलग अलग आवेश हो। जैसे मान लीजिए ना, कोई भी किसी भी आकार का वस्तु हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु है, यह ऐसा आकार का वस्तु है, इस पर अलग अलग आवेश है। यहाँ 2 कूलम आवेश है, यहाँ -5 कूलम है, यहाँ +1 कूलम आवेश है, यहाँ जो है -4 कूलम आवेश है। ये अलग अलग वस्तु है, सबका अलग अलग क्या है, आवेश है। एक ही वस्तु पर अलग अलग आवेश है, हर जगह अलग अलग है। कहेगा इस पर कुल आवेश क्या होगा, तो कुल आवेश जो होता है क्या होता है, ये जो होता है Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 ... जहां तक हो Qn तक, सभी आवेशों को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या है, +2 कूलम, फिर कितना है, -5 है, -5 है, फिर -4 है, और फिर +1 है। सबको आपस में जोड़ देंगे, बीजगणितीय योग सिंपल सा। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये -4 -5 -4 क्या हो जाएगा, -9। जब 3 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, -6, यानी -6 कूलम। इस वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, -6 कूलम के बराबर हो जाएगा। तो यही है आवेश का गुणधर्म नंबर 1, योज्यता का नियम। आगे समझते हैं दूसरा है वस्तु की गति से स्वतंत्रता। ये क्या है भाई, आइए समझते हैं। वस्तु की गति से स्वतंत्रता, किसी वस्तु की गति बढ़ाने या घटाने पर उस वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी Q विराम = Q गतिशील, यानी जितना विराम में आवेश होगा उतना ही क्या होगा, गतिशील में भी आवेश होगा। इसका मतलब समझिए, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर 2 कूलम आवेश है। अब इस वस्तु को क्या कर दिया, हम गति करा दिए। गति करके हो सकता है वेग को बढ़ा दे या हो सकता है वेग को घटा दे। तो ये मत समझिएगा कोई वस्तु है उस पर 2 कूलम चार्ज है और उसको जोर से फेंक दिए ना तो उस पर 1 कूलम आवेश हो जाएगा या 5 कूलम आवेश बढ़ जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा गति पर, यानी जितना विराम में आवेश होगा उतना ही क्या होगा, गति में भी आवेश होगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, इस पॉइंट को आप नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा। यदि कोई आवेश को या अगर कोई वस्तु को प्रकाश की चाल से गति कराया जाए तो द्रव्यमान निम्न सूत्र के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। आवेश तो परिवर्तित नहीं होता है लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। फॉर्मूला है m = m0/1 - v²
सी स्क्वायर। ये जो नीचे वाला होगा ये रूट के अंदर होगा। ये फार्मूला ये जो है द्रव्यमान इसमें परिवर्तित हो जाता है। एम बराबर एम नॉट बटा में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम नॉट क्या है? तो एम नॉट जो है ये विराम का द्रव्यमान है, यानी विराम में द्रव्यमान है। और भी का है तो भी है प्रकाश की, भी है चाल, भी है वस्तु की चाल। भी क्या है? भी है वस्तु की, भी है वस्तु की चाल। और सी का है तो सी है प्रकाश की चाल। और आप लोग कमेंट में बताइए कि जो प्रकाश की चाल होती है ये कितना होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? तो ये प्रकाश की चाल कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इस फॉर्मूला के अनुसार द्रव्यमान में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आवेश परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। अब आते हैं आवेश के प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? गुणधर्म नंबर 3 कहता है आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत इसका मतलब कि आवेश जो होता है सुरक्षित होता है। आइए इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका स्थानांतरण किया जा सकता है। केवल इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब कि आवेश, जैसे मान लीजिए, आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करें। आप मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं, सभी लोगों को हम 5-5 रुपया हम दिए, और उसके बाद कहा कि ना मेरा भाई 5-5 रुपया दो हमको। तो 5-5 रुपये दिए थे सभी लोग को, 5-5 रुपये दिए थे, और फिर सभी लोग से वापस हम ले लिए। तो बताइए तो क्या हमारे पास पैसा की कमी हुआ? जितना दिए थे उतना हम ले लिए, क्या हमारे पास पैसा की कमी हुआ? नहीं हुआ। आप बोलेंगे नहीं हुआ, यानी हमारे पास क्या हुआ? पैसा सुरक्षित हुआ। तो ऐसा ही आवेश भी क्या होता है? आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। मतलब आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, दूसरी वस्तु से पहली वस्तु में स्थानांतरित की जा सकती है। यह है आवेश संरक्षण सिद्धांत। अब हमारा लास्ट गुणधर्म नंबर 4 है। गुणधर्म नंबर 4, आइए देखते हैं गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है। तो गुणधर्म नंबर 4 कहता है आवेश जो है ना क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आवेश, इसका मतलब आवेश, इसका मतलब जब, इसका मतलब जब आवेश एक वस्तु से, जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होगा। यानी जब भी जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻19 का पूर्ण गुणज होगा। जब भी जाएगा इसका मल्टीपल जाएगा, या तो जाएगा इतना, या तो जाएगा 16 दूनी 32, कितना जाएगा? 16 दूनी 32, यानी 3.2 गुना 10⁻⁻19, या जाएगा 16 तिया 48 गुना 10⁻⁻19, या जाएगा 6.4 गुना 10⁻⁻19, यानी इसका मल्टीपल जाएगा।
बताया अभी पीछे पड़ा है Q बराबर एन में जो n का मान होगा क्या होगा 1 2 3 डॉट 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 n तक होगा। ये है आवेश का गुणधर्म। ये दोस्तों समझ क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में। आवेश संरक्षण सिद्धांत से क्या समझते हैं? आवेश क्वांटीकृत है, इसका मतलब क्या है? तो आवेश के गुणधर्म में 4 पढ़े हैं। पहला गुणधर्म युज्यता का नियम, किसी वस्तु पर कुल आवेश सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, आपस में सबको ऐड कर देंगे। दूसरा है वस्तु की गति से स्वतंत्र, मतलब कि कोई भी वस्तु को अगर गति बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं तो उस पर उपस्थित आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जितना आवेश विराम में होगा उतना ही गति में भी होगा। तीसरा आपको पता है आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? तो इसमें आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित की जा सकती है। और लास्ट पॉइंट का पता है आवेश जो है क्वांटीकृत होता है। इसका मतलब क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है? क्वांटीकरण का मतलब होता है जब भी वस्तु इस एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जाएगा तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 का पूर्ण गुणज होगा। तो ये है आवेश संरक्षण सिद्धांत। ये है आवेश संरक्षण सिद्धांत। हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहला है चालन विधि। क्या है? चालन विधि, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कंडक्शन मेथड। क्या कहते हैं? कंडक्शन मेथड। ये 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा कि चालन विधि से आप क्या समझते हैं। पहला है चालन विधि यानी कंडक्शन मेथड। आइए समझ लेते हैं चालन विधि क्या है। तो चालन विधि क्या है, तो आइए समझते हैं। यहाँ चालन विधि क्या है, देखिए प्यारे दोस्त समझिएगा। जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें बताया अभी उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक पदार्थ कर करता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जबकि दूसरा पदार्थ करता है उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जो त्याग करेगा वो धनात्मक प्रकृति का हो जाता है और जो ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक प्रकृति का हो जाता है। पीछे वाली बात वही सारा चीज लिखेंगे। जो त्याग करेगा वो धनात्मक प्रकृति का हो जाएगा, जो ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक प्रकृति का हो जाएगा। जो धनात्मक प्रकृति का होगा उसमें आवेश और द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जो ऋणात्मक प्रकृति का होगा उसमें आवेश और द्रव्यमान की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। वही पीछे वाली सारी बात लिखेंगे चालन विधि। यही चालन विधि कहलाता है। तो इससे आवेश उत्पन्न होगा, यही आवेश उत्पन्न करने की विधि चालन विधि कहलाती है। आपको पहले ही से लिख कर लाया है कि हम लोग को काफ़ी समय मिले आगे के टॉपिक पढ़ने के लिए। तो देखिए आपको लिखवाए हैं कि जब 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है? आवेशों का आदान प्रदान होता है या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है जबकि दूसरा पदार्थ उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? ग्रहण करेगा। जो त्याग धनावेशित में क्या होगा? धनावेशित तथा जो ग्रहण करता है वो क्या होता है? ऋणावेशित हो जाता है। धनात्मक प्रकृति वाले में आवेश और द्रव्यमान की क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और ऋणावेशित में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यही चालन विधि कहलाता है। अगला हमारा दूसरा है जिसका नाम है उपपादन विधि। क्या? उपपादन विधि या प्रेरण विधि। दूसरा है उपपादन, क्या बोलते हैं? उपपादन विधि या प्रेरण विधि। इंग्लिश में इसमें क्या बोलेंगे? इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड, इसको बोलेंगे इंडक्शन मेथड। उपपादन विधि क्या है समझिएगा। उत्पादन विधि जब आवेशित वस्तु के नजदीक नहीं, आवेशित नहीं, अनावेशित, जब अनावेशित वस्तु के नजदीक आवेशित वस्तु लाते हैं तो अनावेशित वस्तु के नजदीक वाले सिरे पर ऋणावेश एवं दूर वाले सिरे पर धनावेश उत्पन्न होता है। यही उपपादन विधि या प्रेरण विधि
कहलाता है। आगे एक लाइन और लिख लेते हैं, अनावेशित वस्तु पर आवेश तब तक रहता है जब तक कि आवेशित वस्तु उसके नज़दीक रहता है। मतलब कि इस अनावेशित वस्तु पर आवेश तब तक ही रहेगा जब तक कि आवेशित वस्तु क्या रहेगा, उसके नज़दीक रहेगा। मतलब नज़दीक रहेगा। देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु जो है ये कैसा है, लिख देते हैं, ये वस्तु जो है ना अनावेशित वस्तु है। क्या है, चाहे मान लीजिए ना ये कैसी वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है और इस पर चार्ज है, प्लस 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 चार्ज है, इस पर चार्ज है। ये कैसा है, आवेशित वस्तु है। और मान लीजिए यहाँ एक क्या है, ये है अनावेशित वस्तु, ये है अनावेशित वस्तु। कैसा है, अनावेशित वस्तु है। तो क्या होगा, अनावेशित वस्तु के नज़दीक वाले सिरे पर ऋण आवेश और दूर वाले सिरे पर क्या होंगे, धन आवेश उत्पन्न होंगे। आवेश उत्पन्न करने की यही विधि क्या कहलाती है, उपादान विधि कहलाता है। आइए समझते हैं क्या है। जब अनावेशित वस्तु के नज़दीक क्या लेंगे, आवेशित लेंगे। देखिए अनावेशित, ये आवेशित है, इसके नज़दीक क्या लाए, अनावेशित नज़दीक लाएंगे तो अनावेशित वस्तु के नज़दीक वाले सिरे पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा और दूर वाले सिरे पर क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। आवेश उत्पन्न करने की यही विधि क्या कहलाती है, उपादान विधि या प्रेरण विधि कहलाता है। और आगे लिखवाए हैं कि अनावेशित वस्तु पर आवेश तब तक रहता है जब तक कि अनावेशित वस्तु इसके नज़दीक रहता है। अगर इस आवेशित वस्तु को यहाँ से हम हटा दें, इसको हम हटा दें, यहाँ हटा दें, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, इस पर आवेश क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ ला दें तो इस पर आवेश आ जाएगा। हटा देंगे, आवेश हट जाएगा, और ला देंगे नज़दीक तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा। मतलब वही बात, नज़दीक में रहेगा तो चार्ज इस पर रहेगा, नज़दीक वाले सिरे पर क्या होगा, ऋण आवेश, और दूर वाले सिरे पर क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। यह वही हाल है जैसे कि आप लोग कैसे करते हैं, हम लोग जब क्लास में पढ़ाते हैं तो आप लोग एकदम शांत मन से सुनते हैं। सॉरी दोस्तों, जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप लोग बहुत सॉरी दोस्तों, जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो आप लोग बड़ा ध्यान से सुनते हैं, यानी एकदम शांत होते हैं। और हम लोग जैसे ही क्लास से बाहर निकलते हैं तुरंत आप लोग आपस में बातचीत करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं। तो वैसा ही है, जब इसके नज़दीक रहेगा तो इस पर चार्ज रहेगा, और जब नज़दीक दूरिया चल जाएगा तो इस पर से चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो यही है उपादान विधि या प्रेरण विधि। आशा करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों के पास एकदम शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों से बताएं यहाँ पर इस चैनल पर NSCC ऑनलाइन क्लासेज पर यहाँ क्रैश कोर्स मिल रहा है। यहाँ क्रैश कोर्स नहीं, आपको फिजिक्स का पूरा फुल सिलेबस मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा, एकदम लाइन बाय लाइन मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आगे की थ्योरी अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों को जय हिंद, धन्यवाद।